कल हम लोगों ने पढ़ा था मिडिल इंग्लिश के बारे में। तो हमने देखा कि ओल्ड इंग्लिश और उसके बाद आया मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बारे में हमने बता चुका है कि ओल्ड इंग्लिश मीन्स प्राइमरी स्टेज ऑफ इंग्लिश, बिगिनिंग स्टेज ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हम मिडिल की बात करते हैं। मिडिल अर्थात थोड़ा वह विकास कर चुका था। पूर्णतः हम लोग नहीं कर सकते कि वह विकास कर चुका था, मात्र थोड़ा विकास किया था। जिस तरह से इस बात को हमने चर्चा कर दिया था कि जिस तरह से प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा जब स्कूल विद्यालय में जाता है और वह उसके अंदर में बहुत सारे कमियां पाया जाता है, बोलने का, ड्रेस का, यानी सारा चीज जो हम लोग कमी पाते हैं वह हम लोग प्राइमरी स्टेज में ही पाते हैं, क्योंकि वह प्राइमरी स्टेज मीन्स एज ए चाइल्ड। लेकिन जब प्राइमरी स्टेज से जैसे ही वह कुछ मिडिल मध्य की ओर जाता है, अर्थात मध्य विद्यालय हम लोग कर सकते हैं, में बच्चा जाता है 5 to 7, 5 to 8 क्लास में जाता है, तो उसके बोल चाल रहन सहन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। और अब जब उससे और अधिक आगे की ओर जाता है, अर्थात हाई स्कूल में जब प्रवेश करता है, तो टोटल का टोटल हम लोग कहते हैं कि चेंज हो जाता है, टोटल का टोटल परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं। आज देखिए आधुनिकता ही आधुनिकता है, चारों तरफ देखिए, साइंस के युग में, साइंस के क्षेत्र में देखिए, वहां पर भी आधुनिकता है। बहुत सारे बड़े बड़े मशीन का आविष्कार हो चुका है। फैशन की दुनिया में अगर देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। खाने पीने, रहने इत्यादि को देखना चाहते हैं, उसमें भी देख सकते हैं। अर्थात वी कैन से इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए लिविंग, इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी। आज यही आधुनिकता, आधुनिक युग का प्रमाण है कि जो इस धरती से हम चांद की ओर जाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, बड़े बड़े रेल बनाते हैं, बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं, यानी जितनी भी चीजें आप देखते हैं एक अजूबा सा दिखाई पड़ता है। ये किसकी देन है भाई? ये मॉडर्न एज का। ठीक उसी प्रकार से इसकी तुलना जिस एज की बात करते हैं हम लोग मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, both are same. It will not differ in modern age and modern English. चारों तरफ देखिए, लोग फटाफट अंग्रेजी बोलने लगते हैं और बोलना अपना भी फैशन समझते हैं भाई। ड्रेस में देखिए वैसा ही फैशन है, यानी सारी चीज में परिवर्तन जो है, इस चीज को ही लोग मॉडर्न अर्थात आधुनिक करते हैं। और ये आधुनिक इंग्लिश आप हमको कहना नहीं है, आप खुद महसूस करते हैं और देखते हैं और अनुभव भी करते होंगे। अभी मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग कहते हैं कि एज के बारे में हमने बताया था कि इसको 1500 अर्थात एंडिंग ऑफ द मिडिल एंड स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न। मिडिल का जैसे ही अंत होता है वह मॉडर्न का आरंभ हो जाता है। और ये 1500 से लेकर के नाउ टी जो है, ये एज जो है, इसको हम लोग मॉडर्न एज के, आधुनिक एज के नाम से हम लोग जानते हैं। अर्थात 15th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, यानी 15वीं शताब्दी को हम लोग ही मॉडर्न एज कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश जो था वह 2 भाग में बढ़ चुका था। एक भाग जो था वह इंग्लिश 1 के नाम से जानते हैं और दूसरा भाग जो है इंग्लिश 2, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग भी 2 फेज में बांटते हैं, एक इंग्लिश 1 और एक इंग्लिश 2। अब हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि इंग्लिश 1 में क्या पोजीशन था और इंग्लिश 1 में कैसे डेवलप किया। तो इंग्लिश 1 की जहां बात करते हैं तो यहां पर इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476, क्योंकि 1476 में ही आप देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पर गौर कीजिएगा। यहां देखिए 1500 और यहां देखिए 1476, मात्र 24 ईयर का ही डिफर है।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि एंड ऑफ द मिडिल और बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न, अर्थात मिडिल के अंत और मॉडर्न के आरंभ, अर्थात 1476 में जो था वह प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार हो चुका था। और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आविष्कार हो जाने के चलते लिखावट में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, स्ट्रेट राइटिंग हो गया, ब्यूटीफुल राइटिंग हो गया, यानी सुंदर लेखनी, सुंदर वर्ड, बहुत सारा इसमें परिवर्तन डाला जिसको लोग आसानी से वह पढ़ लेते थे। इसलिए फेज इंग्लिश फेज 1 की बात करते हैं। यह हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ ए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जो 1476 में इसको हम लोग जो आविष्कार हुआ था, ये बहुत बड़ा हमारा इंग्लिश पर प्रभाव डाला। अब जो टेढ़े मेढ़े था, कुछ और भी था, वो सारी चीजों में परिवर्तन हो गया, क्योंकि मिडिल इंग्लिश के लास्ट में ही ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार हुआ था, और जिसके चलते ये सीधा प्रभाव जो है मॉडर्न में पड़ता है। क्योंकि बार बार यही बात को कहना चाहते हैं, आई वांट टू से अगेन एंड अगेन, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 1500। तो आप इसकी तुलना इससे आप कर सकते हैं कि 1476 इसका इंडिंग है, स्टार्टिंग है, और 1500 इसका स्टार्टिंग है, मात्र थोड़े सा, इसलिए इसका विशेष उसमें प्रभाव डाला। और दूसरी बात करते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर उस समय जो था वह ब्रिटिश साम्राज्य का शासन बहुत दूर दूर तक फैल चुका था, और दूर दूर तक फैलने के चलते वह ब्रिटिश एम्पायर जो था वह अपनी भाषा का विशेष करके प्रचार प्रसार किया, लागू किया। ऑफिस में कह सकते हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में, इंडस्ट्री की दुनिया में कह सकते हैं, कॉमर्स की दुनिया में कहते हैं, ये बहुत सारी चीजों में जाकर के इसका ब्रिटिश एम्पायर ने यह अपना लगाया, जिसके चलते ये हम लोग इसको कह सकते हैं कि अब धीरे 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 जो है अंग्रेजी जो है वह अब एक देश में ही सीमित नहीं रह गया, पूरे देश में फैल गया, जिसको हम लोग इट इज ए नॉन एज हम लोग कह सकते हैं। और थोड़ा सा आउटसाइड द इंग्लैंड द लास्ट 5 ईयर और 5 ईयर के बाद जो है इट इज नॉन एज इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज, और पूरे अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का लिंक लैंग्वेज बन गया, और जो है पावर हाउस ऑफ द लिटरेरी एक्टिविटीज, और बहुत सारे इसमें साहित्यकार उत्पन्न हो गए। पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, शेक्सपियर की बात करते हैं, ग्रोवर की बात करते हैं, चौसर की बात करते हैं, यानी बहुत सारे राइटर जो कुछ मिडिल ईस्ट में थे और कुछ मध्य में, वे लोग बहुत सारे विकास कर गए, और बहुत सारे नोवेल, ड्रामा, प्रोज, पोएम, सॉन्ग इत्यादि उन्होंने लिखने लगा, जिसके चलते इसका विकास हो पाना लाजमी था। अब ब्रिटिश एम्पायर रहने के चलते हम लोग तो लिंक लैंग्वेज का है पूरे राष्ट्र में बना, और धीरे 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 ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के चलते बहुत सारे कंट्री जो है वह अंग्रेजी बोलते थे। इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, अफगानिस्तान, फ्रांस, जर्मनी तो था ही, ये बहुत सारे कंट्री जो है धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने लगा, और एक व्यवस्था हो गई जिसको हम लोग कहते हैं कि ये भाषा जो था वह पूरे राष्ट्र के ऊपर जब बना तो वैसी परिस्थिति में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी इसको मनोनीत दिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर उस कंट्री की बात होता है कि मान लीजिए कि सपोज आप जाते हैं वहां पर हिंदी बोलते हैं तो एवरीबडी कैन नॉट अंडरस्टैंड योर हिंदी। इफ यू आर स्पीकिंग जापानी एनीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड, चाइनीज एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड, यानी कोई भी नहीं समझेगा। ऐसी परिस्थिति में ये पूरे राष्ट्र का जब बना तो उस राष्ट्र में एक ऑफिशियल भाषा के रूप में ब्रिटिश अंग्रेजी को ही मान्यता दी गई। जहां हम लोग यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, IMF, सार्क, ILO, ये सारे जो है ऑफिस जो था इसमें हम लोग अंग्रेजी का ही आविष्कार किया। इसलिए हम लोग यही बात को कहते हैं कि मॉडर्न जो था इंग्लिश जो था इसके पीछे विकास होने के कारण इसको 2 फेज में हमने बांटा है, जिसमें और पहला फेज के हम लोगों ने बताया कि इसके विकास होने के पीछे कारण क्या है
कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा क्या क्या कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर। और इसके चलते आज मॉडर्न, आज जिस क्षेत्र में जाते हैं, साइंस के क्षेत्र में जाते हैं या जिस क्षेत्र में जाते हैं उस दुनिया में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं, साइंस के क्षेत्र में जाते हैं, मार्केट की दुनिया में जाते हैं, कम्युनिकेशन की दुनिया में जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में जाते हैं, यानी जिस क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा अंग्रेजी जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रखता है। ठीक उसी प्रकार के जिस तरह से एक बच्चा जो है वह प्राइमरी स्कूल से उठ करके और हायर क्लासेज में जब चला जाता है तो उसके सारे चीजों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी को भी हम लोग कहते हैं कि जब ओल्ड इंग्लिश से जब जाकर के मॉडर्न इंग्लिश में प्रवेश करता है तो सारी चीजों उसमें परिवर्तन हो जाता है।